स्वागत है आप सभी का 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा में। मैं हूं धर्मेंद्र और आज मैं आपसे बात करूंगा आपात उपबंध की। संविधान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपात उपबंध। तो आज हम देखेंगे आपात उपबंध के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका आपात उपबंध जो है वो किस भाग में है। तो आपका आपात उपबंध जो है, आपका आपात उपबंध भाग 18 में दिया हुआ है और ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक की बात करता है। आपात उपबंध जो हमारा 352 से लेकर 360 तक है। और ये से कहाँ से लिया गया है? तो आपात उपबंध को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो जर्मनी के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। आगे अगर हम बात करें, अब तक संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसके अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल की बात संविधान में की गई है। कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के। जैसे आपका 352 में आपका राष्ट्रीय आपात दिया हुआ है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन राज्यों में दिया हुआ है और 360 में आपका वित्तीय आपात दिया हुआ है। 360 में वित्तीय आपात दिया हुआ है। अगर हम आगे बात करें तो राष्ट्रपति शासन 352 के तहत कब लगता है? तो जब देश में युद्ध जैसा माहौल हो, बाह्य आक्रमण होने वाला हो, सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न कोई समस्या आ जाए, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वहाँ पे हम राष्ट्रपति शासन अप्लाई कर देंगे। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा जब देश में युद्ध हो जाएगा, बाह्य आक्रमण की संभावना हो जाएगी या बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो वहाँ पे हम इमरजेंसी लगा देंगे, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। बात करते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है और वित्तीय आपात की बात करें तो 360 के अंतर्गत लगता है। अभी जो आप यहाँ शब्द देख रहे हैं सशस्त्र विद्रोह शब्द, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा सशस्त्र विद्रोह शब्द। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द क्या है? ये शब्द पहले नहीं हुआ करता था। इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके पहले 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था तो सशस्त्र विद्रोह की जगह पे आंतरिक अशांति हुआ करती थी। आंतरिक अशांति शब्द हुआ करता था। आगे अब हम राष्ट्रीय आपात को देखेंगे, एक एक करके हम सारे आपात को देखेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय आपात को देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपात 352 के तहत कब लगाया जाएगा? जब कभी राष्ट्रपति को यह यकीन हो जाए कि देश में क्या है, युद्ध है, युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, यानी कि कोई देश हमारा जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, अमेरिका है, रूस है, कोई भी देश हम पे अटैक कर दिया या सशस्त्र विद्रोह हो गया या हमारे देश की सेना क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया है, या तो उस स्थिति में क्या लग जाएगी? राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग जाएगा। 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। आइए देखते हैं आज तक अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन देश में लग चुका है। तो अब आप देखेंगे तो अभी तक कुल टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहली बार कब लगाया गया? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया आपके 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को। और ये कब लगाया गया था? ये बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था। 1962 में बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था और यह आक्रमण किसने किया था हमारे ऊपर? चाइना ने किया था। तो पहली बार राष्ट्रीय आपात 26 अक्टूबर 1962 को बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया। दूसरी बार कब लगाया गया? तो 3 दिसंबर 1971 को। और यह भी कैसे लगाया गया? बाह्य आक्रमण के आधार पर। और इस समय कंडीशन क्या थी? तो इस समय पाकिस्तान के द्वारा हम पे आक्रमण हो गया था 1971 में। और तीसरी बार बात करें, जो आखिरी बार राष्ट्रपति शासन हमारे देश में लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा था, वो 26 जून 1975 को लगा था। और किस आधार पे लगा था? तो ये आंतरिक अशांति के आधार पे लगा था। अभी हम आपको बता चुके हैं कि आंतरिक अशांति शब्द को अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है और उसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। कब जोड़ा गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कब? तो 1978 में ऐसा किया गया है। आगे देखें। अब देखिए 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। उस समय के पीएम और राष्ट्रपति को देखते हैं। जब हमारा पहला राष्ट्रीय आपात लगा था, फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपात लगा, यानी कि उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? तो दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति हमारे बीबी गिरी हुआ करते थे। तीसरी बार जब 1975 में राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। और तीसरी बार आपको पता है कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और उसके बाद से ही 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया।
अब आगे देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए अनुमोदन भी मिलना चाहिए। तो अनुमोदन कहाँ से मिलना चाहिए? संसद के द्वारा मिलना चाहिए। संसद के दोनों सदनों से उसको अनुमोदित होना चाहिए। तो जब भी उद्घोषणा इमरजेंसी की होती है तो उद्घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों के द्वारा कब मिलना चाहिए? कितने समय में? 1 महीने के भीतर उसे अनुमोदित हो जाना चाहिए। 1 महीने के अंदर उसको मिल जाना चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं मिलता है तो क्या होगी? उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। लेकिन अब मान के चलिए कि अगर लोकसभा से ये उद्घोषणा जो है अनुमोदित हो गई और लोकसभा उस समय विघटित है या फिर 1 महीने के अंदर विघटित हो जाएगी, तब क्या किया जाएगा उस कंडीशन पे? तब उस कंडीशन पे ये किया जाएगा कि जब लोकसभा का पुनर्गठन होगा तो 30 दिन के अंदर लोकसभा के द्वारा अनुमोदन मिल जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रह जाएगी, अर्थात उद्घोषणा समाप्त मानी जाएगी। अच्छा, एक बार अनुमोदन मिलने पर उद्घोषणा का अनुमोदन अगर मिल जाता है तो उसकी अवधि कितनी समय तक रहेगी? और देख लीजिए आप, एक बार अगर अनुमोदन मिल गया तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा मैक्सिमम 6 महीने तक रहती है। और ये जान लीजिएगा, इसको 6 महीने से आगे भी जारी रखना है तो दोनों सदनों के द्वारा से पुनः अनुमोदन मिलना आवश्यक होता है। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि ये जो अनुमोदन इनको मिलता है ये आपके विशेष बहुमत के थ्रू मिलना चाहिए। यानी कि अगर हम लोकसभा के विशेष बहुमत की बात करें तो 2/3 सदस्य इसके जो होंगे, यानी कि उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर ये अनुमोदित होता है तो उसे विशेष बहुमत से कहा जाएगा। और यही प्रक्रिया राज्यसभा में भी चलेगी कि उपस्थित और वोट देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको अनुमोदित किया जाता है, यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा इसको अनुमोदित किया जाएगा। तो 2/3 सदस्य जहां पर भी एग्री होते हैं उसे आप विशेष बहुमत कहते हैं। और साधारण बहुमत क्या होता है? तो साधारण बहुमत का मतलब 1/10 सदस्य होते हैं। आगे देखिए, अब एक बार अनुमोदन हो गया 6 महीने के लिए। अच्छा, इसकी वापसी भी तो होगी। अच्छा, वापसी से पहले आप जानिए कि अगर इसे 6 महीने से आगे भी जारी रखना है तो आपको क्या रखना है? दोनों सदनों को द्वारा उसको ऐसे कंटिन्यू बढ़ाते रहना, अनुमोदित करवाते रहने के पड़ता रहेगा 6 महीने तक। और ये जो अवधि है ये अनलिमिटेड चल सकती है, कई सालों तक। इसे इसका मतलब कोई भी ये नहीं फिक्स है कि आपको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कब तक इमरजेंसी लग सकती है, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ये अनिश्चितकालीन तक हो सकती है। अच्छा, उद्घोषणा की वापसी, कब इसे वापस ले लिया जाएगा? हमने कहा अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, लेकिन उद्घोषणा की वापसी के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है। वो भी किसका? केवल और केवल लोकसभा का साधारण बहुमत चाहिए होता है उद्घोषणा की वापसी के लिए। इसमें राज्यसभा का कोई काम नहीं है। अच्छा, उद्घोषणा जब हो जाएगा तो उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा? उद्घोषणा का प्रभाव यही होगा कि जो राज्य की कार्यपालिक शक्ति है वो सभी कहाँ आ जाएगी? केंद्र के अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि राज्य की जो कार्यपालिक शक्तियां वो समाप्त हो जाएंगी और सारा का सारा पावर केंद्र के पास चला जाएगा। इस कंडीशन पे संसद क्या करेगी? जो राज्य सूची होता है, यानी कि जिस पे राज्य सरकारें कानून बनाती थी, अब उस पे केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। अच्छा, ये जो केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी ये समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त हो जाएगा? जब ये उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। इमरजेंसी की जो उद्घोषणा हुई है ये जब समाप्त हो जाएगी, प्रवर्तन में नहीं रहेगी, तो उसके बाद ये 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। और ऐसा आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है। आगे हम देखेंगे, हमने क्या देखा? अभी इमरजेंसी देखा, कौन सा? राष्ट्रीय आपात देखा। अब हम क्या देखेंगे? राजकीय आपात देखेंगे। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। और जो अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, इसे आम बोलचाल की भाषा में आप क्या कहते हैं? इसे आम बोलचाल की भाषा में आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं। आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो होती है वो 356(1) के तहत जारी की जाती है। किसके तहत जारी की जाती है? 356(1) के तहत जारी की जाती है। अब उद्घोषणा जो होगी उसके लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं। तो वो कौन कौन सी शर्तें होंगी? उसके लिए 2 शर्तें हैं। अगर पहली शर्त ये है, अगर राज्यपाल से क्या मिल जाए? राज्यपाल से प्रतिवेदन मिल जाए। यदि कि राज्यपाल का प्रतिवेदन अगर राष्ट्रपति को मिल जाता है तो उस समय भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अथवा
अगर ये स्पष्ट हो जाए, ये क्लियर हो जाए, ये जस्टिफाई हो जाए कि उस राज्य में संवैधानिक प्रावधान जो है विफल हो गया है, संवैधानिक विफलता वहां पे आ गई है, तो भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब संवैधानिक विफलता क्या होती है? तो अनुच्छेद, देखिए आपको अनुच्छेद 256, 257 और 253 के तहत ये कहा गया संविधान में कि जो राज्य होंगे वो केंद्र के दिशा निर्देश मानने पर क्या होंगे? बाध्य होंगे। लेकिन अगर इसका उल्लंघन कौन करता है? राज्य करता है। यानी कि अगर कोई राज्य केंद्र सरकार की बातें या संघ की बातें मानने से इनकार करता है तो यह माना जाएगा कि उस राज्य में क्या है? संवैधानिक विफलता है, और उस राज्य में हमेशा क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा था राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन होता था, उसी तरीके से आपके राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी आपका अनुमोदन होना जरूरी है। तो यहां पर क्या है कि जितने भी उपस्थित सदस्य हैं और मतदान करने वाले सदस्य हैं, उनके साधारण बहुमत के द्वारा 2 महीने के अंदर इस उद्घोषणा का क्या हो जाना चाहिए? 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत के थ्रू इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उद्घोषणा स्वतः समाप्त मानी जाती है। एक और कंडीशन है, अगर क्या होता है कि लोकसभा विघटित हो जाती है, ठीक है, विघटित हो जाती है, लोकसभा क्या हो जाए? विघटित हो जाए। जब उद्घोषणा हुआ उस समय लोकसभा विघटित हो चुकी है या फिर विघटित होने वाली है, 2 महीने के भीतर विघटित हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब फिर से लोकसभा का पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन के बाद उसकी प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर इस उद्घोषणा को अनुमोदित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह उद्घोषणा क्या मानी जाएगी? स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। अगर लोकसभा के पुनर्गठन के 2 महीने के अंदर इसका अनुमोदन नहीं होता है लोकसभा के थ्रू, तो इस उद्घोषणा को क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा, भले ही वो राज्यसभा के थ्रू अनुमोदित हो चुका हो। जैसे कि आपने देखा था कहां पे कि जब आपका राष्ट्रीय आपात लग रहा था तो वहां पे अनुमोदन 1 महीने के अंदर होना था, लेकिन यहां पे अनुमोदन 2 महीने के अंदर हो रहा है। अब देखिए उद्घोषणा जो हो गई है उसकी वापसी कैसे होगी? तो देखिए इसके लिए, उद्घोषणा की वापसी के लिए संसद के समक्ष रखा जाना इसका बहुत आवश्यक नहीं कि आप इसे संसद के समक्ष रखिए, इसे आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। लोकसभा जब चाहेगी इसे तब इस उद्घोषणा को वापस ले लेगी। आगे देखिए, अब इस उद्घोषणा की अवधि क्या होती है? इस उद्घोषणा की अवधि जो होती है, जब अनुमोदित हो जाता है तो अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह, देखिए उद्घोषणा जारी जब हो जाती है तो उद्घोषणा जारी होने की तिथि से ये 2 महीने तक प्रवर्तन में रहती है। कितने महीने तक? तो ये 2 महीने तक प्रवर्तन में रहती है, 2 महीने तक प्रवर्तन में रहती है। लेकिन दोनों सदनों का अनुमोदन मिलने पर यह 6 महीने तक प्रवर्तन में हो जाती है। दोनों सदनों से जब अनुमोदन मिल जाएगा तो ये 6 महीने तक प्रवर्तन में रह जाएगी। अच्छा, इसको 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो फिर से 6 महीने से आगे बढ़ाने के लिए फिर से दोनों सदनों के द्वारा आपको फिर से इसे अनुमोदित कराना होगा। दोनों सदनों से इसे आपको अनुमोदित करवाना होगा। अब देखिए, ये जो है अधिकतम आपका राष्ट्रपति शासन जो किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, मैक्सिमम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। जबकि राष्ट्रीय आपात आपने पढ़ा था उसे मैक्सिमम अनलिमिटेड यानी कि इनफाइनाइट, अनंत तक लगाया जा सकता है, इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं थी। अच्छा, अब हम लास्ट में देख लेते हैं, हमने दोनों पढ़ रखा है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। क्या अंतर है दोनों में? राष्ट्रपति आपात की बात करें तो 352 में लगता है, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 में लगता है। और कंपेयर अगर हम करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आपात कब लगता है? जब युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो हमारा क्या लग जाता है? राष्ट्रीय आपात लगता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? जब उस राज्य में संवैधानिक विफलता आ जाएगी तो हमारा वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आपको लिखित सूचना की आवश्यकता होती है, जबकि देखिए राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? लिखित सूचना होती है। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मौखिक परामर्श ही काफी होता है। और राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए दोनों सदनों द्वारा 1 माह में अनुमोदन मिलना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति शासन में 2 माह के भीतर अनुमोदन मिलना चाहिए।
राष्ट्रीय आपात में आपको विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित करवाना है उद्घोषणा को, जबकि राष्ट्रपति शासन में आपको साधारण बहुमत के द्वारा उद्घोषणा को अनुमोदित करवाना है। देखिए, राष्ट्रीय आपात का कोई निश्चित समय नहीं है कि इसे कब तक लगाया जाएगा, जबकि राष्ट्रपति शासन का समय निश्चित है कि इसे अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जाएगा, अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जाएगा। और देखिए, राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर। अगर 20 और 21 को छोड़ दिया जाए, 20 और 21 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं राष्ट्रीय आपात में। जबकि राष्ट्रपति शासन में ऐसा कुछ नहीं होता, मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हम देखेंगे एक और हमारा बचता है वित्तीय आपात। कौन सा? ये 360 के तहत वित्तीय आपात बचता है। कौन सा बचता भैया? वित्तीय आपात बचता है। तो वित्तीय आपात आप जान लीजिए आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात भारत में कभी भी नहीं लगा है। तो यहां से इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, इतने ही टॉपिक हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है उससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई आप बात करना मुझसे चाह रहे हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। और बहुत अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।